दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 दिन पहले 6 से 7 आतंकियों के दिल्ली में दाखिल होने के इनपुट मिले थे। सूत्रों के मुताबिक ईद से पहले भीड़-भाड़ वाली जगहों पर आतंकी हमला कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद दिल्ली और एनसीआर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय का कहना है कि आतंकी इनपुट की जाँच की जा रही है। जैसा टेररिस्ट थ्रेट है उसमें असेसमेंट चाहिए और सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का जहाँ तक होता है वो ऑटोमेटिकली होता है और इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन खड़ी की गई है काफी दिन पहले और वो लोग इसको असेस करके एक्शन लेते हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकी दिल्ली में भी 26/11 जैसा हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए आज योग दिवस पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में 3 लेयर सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से आतंकियों के बारे में सुराग लगाने को कहा गया है। सेना ने कश्मीर में 2 अतिरिक्त बटालियन तैनात करने का फैसला लिया है, यानी कुल मिलाकर 2000 और सैनिक कश्मीर की सुरक्षा में लगाए जाएंगे। अतिरिक्त बटालियन को साउथ कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा जिले में तैनात करने का काम शुरू हो चुका है। इन्हीं 4 जिलों में सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां होती है। आतंकवादियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन के तहत 2000 सैनिकों को लगाया जाएगा। सैनिकों की तैनाती का फैसला आतंकवादियों से संबंधित खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद लिया गया है। आज भारत समेत पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में पीएम के साथ करीब 50,000 लोगों ने योग किया। पीएम ने कहा कि विश्व को भारत से जोड़ने में योग ने अहम भूमिका निभाई है। जैसा जीवन में नमक का स्थान है, वैसा ही योग का स्थान भी हम बना सकते हैं। कोई बहुत 24 घंटे योग करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में योग किया। वहीं अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाबा रामदेव ने सीएम विजय रूपानी को योग कराया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने योग को मानवता के लिए भारत की बड़ी देन बताया। डॉक्टर चंद्रा ने योग दिवस पर सफल आयोजन के लिए देशवासियों को बधाई दी। लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया गया। -25 डिग्री तापमान में आईटीबीपी के जवानों ने योग के कई आसन किए। आईएनएस विराट पर भी योग हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जून को केरल के कोच्चि दौरे के समय आतंकियों के निशाने पर थे। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने ये खुलासा किया है। सीएम के मुताबिक पीएम पर आतंकी खतरे की जानकारी डीजीपी ने उन्हें दी थी, लेकिन पीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक रूप से इसकी सूचना नहीं दी गई। हालांकि खुफिया एजेंसियों को अलर्ट करके सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पीएम ने 17 जून को कोच्चि में मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया था। इस दौरान पीएम ने कुछ दूरी तक मेट्रो की सवारी भी की थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद डार की शहादत के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। शहीद फिरोज काफी समय से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मांग कर रहे थे। उन्हें अपने ऊपर आतंकी हमले की आशंका थी। पिछले साल उन पर ग्रेनेड हमला भी हुआ था। यही वजह है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से कई बार बुलेट प्रूफ गाड़ी देने की अपील की थी, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। 16 जून को हुए आतंकी हमले में डार समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। हमारे कई थाने जो हैं अभी भी बीपी गाड़ियों के बगैर है और बीपी गाड़ियां आने का प्रोसेस जो है 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। आज से 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा और लेटेस्ट बाई 15 जुलाई साउथ कश्मीर के सारे थानों में जहां जहां ज़रूरत है, जहां बीपी गाड़ियां नहीं, उन थानों को बीपी गाड़ियां दे दी जाएंगी। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने पुलिसकर्मियों के शवों के साथ बर्बरता भी की थी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिरोज डार को बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं देने के मामले पर संज्ञान लिया है। बेनामी संपत्ति मामले में लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से आयकर विभाग ने आज 7 घंटे तक पूछताछ की।
सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने मीसा से पिछले 6 साल के टैक्स रिटर्न और संपत्तियों की खरीद के बारे में पूछताछ की। मीसा की कंपनी मिशेल पैकर्स के बारे में भी सवाल पूछे। मिशेल पैकर्स में मीसा के अलावा उनके पति शैलेश यादव डायरेक्टर है। 2 बार पूछताछ के लिए बुलाने के बावजूद मीसा आयकर विभाग के दफ्तर नहीं पहुंची थी। इसके बाद आयकर विभाग ने मीसा और लालू के परिवार से जुड़ी 4 संपत्तियों को जब्त कर लिया था। वहीं बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने बेनामी संपत्ति मामले में लालू के दोनों बेटों को बिहार कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। जांच एजेंसी संतुष्ट है प्रथम दृष्टया कि बेनामी संपत्ति का मामला बनता है तो ऐसे डिप्टी सीएम को, ऐसे मंत्री को अपने पद पर 1 मिनट बने रहने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जेडीयू का समर्थन मिल गया है। जेडीयू की कोर कमेटी ने यह फैसला लिया है। पार्टी के मुताबिक बिहार के राज्यपाल रहने के दौरान रामनाथ कोविंद के साथ अच्छे रिश्तों की वजह से यह फैसला लिया गया है। उनका कार्यकाल जो है वो बहुत शानदार रहा है। उन्होंने किसी कन्फ्रंटेशन को नहीं होने दिया। जेडीयू के फैसले से अलग बिहार में उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी ने कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस के फैसले का समर्थन करेगी। कल विपक्षी दलों की बैठक में जो भी फैसला होगा आरजेडी उसी को मानेगी। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर पर मुलाकात की। आडवाणी से पहले वो बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मिले थे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों पर देशद्रोह का केस चलाने का विरोध किया है। अबू आजमी के मुताबिक पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाना गलत है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस नहीं चलना चाहिए। पाकिस्तान के लिए के क्रिकेट टीम की तारीफ करना, उसके लिए खुशी मनाना, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। इस तरह से अगर किसी ने पाकिस्तान की टीम की, पाकिस्तान की तारीफ किया है तो कार्रवाई जरूर होना चाहिए, लेकिन सेडेशन जैसा, देशद्रोह जैसा कानून लागू नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत के बाद देश में कई जगह पाकिस्तान के समर्थन और भारत के खिलाफ नारेबाजी की खबरें आई थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया है। पटना में भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर देशद्रोह की एफआईआर की गई है और उत्तराखंड के मसूरी में 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया है। ये 3 रंग सिर्फ रंग नहीं, एक पहचान है। जीएसटी को लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अमिताभ बच्चन को इशारों में धमकी दी है। निरुपम ने कहा कि जीएसटी कानून में बहुत सारी खामियां हैं, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। अमिताभ बच्चन अगर इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इसका जोरदार विरोध हो और व्यापारी एकदम त्राहिमाम की स्थिति में आ जाए। ऐसे में व्यापारियों का जो विद्रोह होगा, जो असंतोष होगा, उसका असर अमिताभ बच्चन जी की छवि पर पड़ सकता है। इसलिए मैंने महज एक सुझाव दिया है। मैं उनको कोई आदेश नहीं दे सकता, निर्देश नहीं दे सकता। जीएसटी कानून 1 जुलाई से लागू हो रहा है। अमिताभ बच्चन को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कन्नन को बेल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 7 जजों की बेंच ने जस्टिस कन्नन को सजा सुनाई है। उस आदेश को रद्द कर जस्टिस कन्नन को राहत नहीं दी जा सकती। जस्टिस कन्नन को कोयम्बटूर से कल गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जमानत और 6 महीने की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कन्नन को चेन्नई से कोलकाता ले जाया गया। उन्हें कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया है। कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए संयुक्त राष्ट्र कोशिशें कर रहा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर फिर से वार्ता शुरू कराने के लिए वो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। एंटोनियो से दोनों देशों के बीच एलओसी पर तनाव और सीज फायर तोड़ने की घटनाएं रोकने को लेकर सवाल पूछा गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के पीएम से 3 बार और भारत के पीएम से 2 बार में क्यों मिला? कश्मीर मामले पर यूएन तभी दखल दे सकता है जब भारत और पाकिस्तान तीसरे देश की मध्यस्थता के लिए राजी हों। हालांकि यूएन महासचिव की बात को पाकिस्तानी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत को कश्मीर पर किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पहली अफगान रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अफगानिस्तान का सबसे विश्वसनीय क्षेत्रीय सहयोगी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान नागरिकों को भारत की ओर से अहम सैन्य ट्रेनिंग दी जा रही है।
यूएस कांग्रेस को सौंपी गई रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम और अफगान संसद बनाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। 1 अप्रैल 2016 से 27 मार्च 2017 तक भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए 221 करोड़ रुपए की मदद दी है।